तो क्या हाल है दोस्तों, आज फिर से तुम्हारे सामने आ चुके हैं मैथमेटिक्स सीखने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग। आज हम सीखने वाले हैं हायर डायमेंशनल ब्रा के बारे में। आई मीन टू से ब्रा वेक्टर के बारे में। अगर मैं एक फोटोग्राफर होता, बहुत सारी पिक्चर्स ले लेता, तो उन पिक्चर्स को एक क्वांटम स्टेट की तरह बोल रहा हूं, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता है कैट वेक्टर से। याद है, लास्ट लेक्चर से बता रहा हूं कि कैट वेक्टर क्या होता है। और अगर मुझे किसी भी एक पिक्चर को एनालाइज करना है, जूम करके उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, उसकी कलर ग्रेडिंग देखनी है, या फिर यह देखना है कि दो पिक्चर्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, तो मुझे यूज करना होगा ब्रा वेक्टर का। और तुम्हें पता है ये दोनों मिलके, ब्रा एंड कैट मिलके ब्रैकेट, ब्रैकेट वहां से आ रखे, पॉल डिराक ने बताया था। ये सारी चीजें आज करने वाले और बहुत सारी मस्ती करने वाले मैथमेटिक्स के साथ। आज हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे हिल्बर्ट स्पेसिस में। याद रखना, लास्ट टाइम तो भाई साहब हम जो डिटेल में गए एमएससी लेवल की, टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे हैं, मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस और नॉर्म स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, वेक्टर स्पेस, मैट्रिक स्पेस, इतने सारे पढ़ लिए हमने। हमें अब फिलहाल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पे थोड़ा सा अपने आप को रखना है, बैठ के रहना है वहां पे। तो इसीलिए आज हम हिल्बर्ट स्पेस पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। हिल्बर्ट स्पेस में आएंगे, स्टेप वाइज आएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर स्पेस लिख लेता हूं और एक एक करके बताऊंगा क्यों हिल्बर्ट स्पेस की जरूरत पड़ी। वेक्टर स्पेसिस से ही क्यों काम नहीं चल रहा हमारा, ठीक है? क्योंकि हमें वेक्टर तो डिफाइन कर लूंगा, फिर हमें उसकी लेंथ भी डिफाइन करनी होगी, फिर हमें उसका इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन करना होगा कि अगर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, उनके बीच का रिलेशन भी मुझे देखना है। हाउ सिमिलर दे आर। इनर प्रोडक्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन एनकोड करता है कि हाउ सिमिलर टू वेक्टर्स आर, या अलाइनमेंट बिटवीन टू वेक्टर्स, या फिर हाउ देयर मैग्नीट्यूड इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर अलाइनमेंट। सिर के ऊपर से निकल गई ना बात। बताएंगे आज ये सारी चीजें आराम से, एकदम बैठ जाओ, नोटबुक पेन बस निकाल लेना, क्योंकि नोट्स बनाने में बढ़िया से, एकदम मस्त से, सुंदर से, ठीक है? तो मैंने बताया था तुम्हें लास्ट टाइम से कि वेक्टर स्पेसिस एक बड़ी जनरल चीज है, ब्रह्मांड है पूरे का पूरा। इसका छोटा सा इतू सा एग्जांपल हो हमारे पास होता है, जो वेक्टर हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो आईजेके का लास्ट टाइम भी बता रहा था ना मैं, वो साधारण वाला जो वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा होता है, वो तो इसका छोटा सा पार्ट है, ठीक है? तो हम जो वेक्टर स्पेसिस है उसको ऐसे लिखेंगे वी ऑफ एफ। एक बार याद दिला देता हूं, वी फॉलो करता है वी, कोई भी सेट के एलिमेंट्स, सेट को स्पेस कब बोलते हैं? व्हेन देयर आर एडिशनल स्ट्रक्चर एडेड टू इट, या एडिशनल प्रॉपर्टीज आर एडेड टू इट, या फिर एडिशनल एक्सियम्स आर एडेड टू इट। तो एक सेट से तुम्हें स्पेस बनाना है तो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होगा। यहां के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, वो फील्ड्स आएंगे। और हम यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे और हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे मैं इस बार ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, वेक्टर फील्ड ओवर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अब मैं इसमें से ना कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है? लेट अस से ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एलिमेंट्स को। दिस, इसको बोलते हैं कैट वेक्टर। ये बिलोंग करता है किसमें? वी ऑफ दिस। मतलब इसमें से एक वेक्टर को हमने निकाल लिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। एंड कीप इन माइंड दीज वेक्टर्स आर फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? याद करो, ये वेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू आर रिमेंबरिंग इट, ठीक है? यही होता है ना अंग्रेजी में। हाँ ठीक है, जो भी है, फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी तुम्हें, ठीक है? तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेसिस के बारे में थोड़ी सी बात थी। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल। अभी हम एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उसके लिए उसकी जो स्टेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्वांटम, वो रिप्रेजेंट करेगा कैट वेक्टर, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी जो कैट वेक्टर है कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। एक्सियम्स फॉलोड बाय कैट वेक्टर। पता क्यों एक्सियम से जरूरी है? क्योंकि मुझे क्या पता भाई ये कैट वेक्टर है क्या? आई हैव नो आइडिया। क्या हम इसको मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसको किसी और टूल से, किसी और फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मुझे थोड़ी पता है। तो कुछ एक्सियम्स मैं यहां पे लिखने वाला हूं। जो भी फंक्शन तुम घर से बना के लाओ, वो अगर ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, 7 प्रॉपर्टीज होंगी, अगर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो वो एक कैट वेक्टर है। बात खत्म भाई। तुम पूरे यूनिवर्स में से, पूरी मैथमेटिक्स में से कोई भी फंक्शन लेके आओ और इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वेक्टर स्पेसिस के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ। सबसे पहली चीज, कैट वेक्टर अगर हम दो लें, उनको ऐड करें, सबसे पहली चीज हमारे पास है
दो कैट वेक्टर्स को ऐड किया, आंसर फिर से वो वेक्टर स्पेस में ही आना चाहिए। थर्ड जो वेक्टर स्पेस, थर्ड जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है वो भी हमारे पास एक कैट वेक्टर ही होना चाहिए और उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिविटी, और याद रखना कैट के साथ कैट को रखना और ब्रा वेक्टर के साथ ब्रा वेक्टर को रखना, ठीक है, इस चीज का बस ध्यान देना। तुम आगे पीछे इसको करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बस इतनी सी चीज ध्यान रखेंगे। एसोसिएटिविटी, तुम्हें नहीं लग रहा जो पहले दिन पे मैंने वो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो वापस आ गई? है ना, है ना, है ना, वही लग रहा ना, बिल्कुल सेम वही है, वैसा ही कुछ है लगभग। एक तो नाम देने बड़े मुश्किल है इनको, काई, इसको बोलते हैं काई ही बोलते हैं शायद, हाँ काई ही बोलते, CHI, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करके इसके साथ ऐड करो या फिर पहले दोनों को पहले ऐड कर लो और फिर बाद वाले के साथ ऐड कर देना। अगर कुछ भी फर्क नहीं आ रहा तो भाई ये वाली एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगी। फोर्थ अपने पास आती है वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, याद है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। पांचवी, अगर हमारे पास एक है साई तो एक पक्का एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस साई टाइप का, ठीक है, इनवर्स काइंड ऑफ। आंसर क्या आना चाहिए? 0, आइडेंटिटी। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कभी भी एक स्केलर दिख रहा है मुझे एक वेक्टर के साथ तो मैं उसको बाहर ले सकता हूं इस नोटेशन से, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा और इन दोनों के प्रोडक्ट से एक न्यू ही स्केलर मिलेगा। याद रखना कभी भी एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसकी लेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, उसको स्केल कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट अस से ज्योमेट्री की बात करें, ये वेक्टर है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको बड़ा कर देगा, 2 गुना कर देगा, वैसा ही कुछ है। तो लेट अस से इससे मुझे एक न्यू वेक्टर मिला है b, इस चीज को बस ध्यान रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सेवंथ हमारे पास आती है कुछ ऐसी कि अगर हमारे पास एक स्केलर है लेट अस से z, इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको हम दो वेक्टर से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुनिए ना वैसी ही है, ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उल्टा भी हो सकता था, अगर हमारे पास z प्लस में w दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और एक हमारे पास वेक्टर है तो मैं अलग अलग इसको लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज का ध्यान रखेंगे, इतनी सी चीज का ध्यान रखना होगा, बस ये रही बात, समझ आ रही है यहां तक? ये हमारे पास जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं कंबाइंड दे आर कॉल्ड लीनियरिटी, कंबाइंड दे आर कॉल्ड लीनियरिटी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जो साधारण वाली मैथमेटिक्स होती है ना वो फेल हो जाती है, क्योंकि जो साधारण के 3 हमने वेक्टर्स पढ़े हुए अपनी 11th 12th क्लास में, अगर किसी को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये वेक्टर 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 क्या होता है और किसी का ज्यादा कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एक लेक्चर दे दूंगा अपना ही, भाई ने सारी मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। बट मेरे लिए भी ये नोटेशंस तो काफी ज्यादा न्यू है, तो इसीलिए तुम्हारे साथ भी, मतलब जब मैंने 365 डेज की जर्नी स्टार्ट की थी उसमें सीखी थी ये सारी दोबारा से, ठीक है, तो काफी कुछ न्यू भी था मेरे लिए। तो ये जो लीनियरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास। अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, जो हम ऑर्डिनरी स्पेस पढ़ते हैं, जो वेक्टर की बात करते हैं, वहां पे 6 नंबर प्रॉपर्टी तो वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ऑर्डिनरी स्पेस की बात करें तो मल्टीप्लाइंग बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स नो सेंस, है ना। तो ये बात को लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो इसको कि इन ऑर्डिनरी स्पेस मल्टीप्लाइंग बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स नो सेंस। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी रियल दुनिया में थोड़ी रहते हैं, हमें कुछ ऐसा करना है कि आंसर हमें हमेशा एक रियल नंबर मिले। फिलहाल के लिए हम एक जनरल थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें तो वेक्टर का मतलब भी नहीं पता अभी, हम तो अभी मैथमेटिक्स बिल्ड कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस का मतलब ही तुम्हें क्या बताया था मैंने, वेक्टर स्पेस हमारे पास एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो दो एक्सियम्स को फॉलो करेंगे विदाउट एक्चुअली स्पेसिफाइंग द नोशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स है क्या ये नहीं पता, बड़ी जनरल सी टर्म है, तुम लेके आओगे वेक्टर्स, बस वो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए जो हम यहां पे लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए। तुम दुनिया का कोई भी एक वेक्टर लेके आओ, एक मिनट रुको, तुम एक दुनिया का कोई भी वेक्टर, तुम एक दुनिया का कोई भी फंक्शन लेके आओ, लेट मी चेंज माय वर्ड्स, कोई भी एक फंक्शन है, बस वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने लास्ट टाइम बता रखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि रिवाइज तो करा नहीं होगा है ना,
करा था? सच्ची बताना। ठीक है, मान लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मैं कितना भी छोटा इनपुट दूं उसके लिए आउटपुट एग्जिस्ट करना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए वो फंक्शन। स्मूथ का मतलब है अगर मैं 2 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा ड्रॉ करूं तो उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट एग्जिस्ट करना चाहिए। बस इतनी सी बात अभी के लिए तो याद रख लो। कॉन्टिन्यूटी का मतलब भी क्या होता है? एक पेन से एक कर्व को बना सकते हो, देयर इज नो डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन दैट। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन है, मतलब दुनिया का कोई भी एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ले सकता है। बस ध्यान क्या रखना होगा, दो फंक्शंस को तुम ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड टू फंक्शंस, a1x a2x, ये कर सकते हो, इतनी पावर तुम्हें है इन फंक्शंस में। एंड यू कैन मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, स्केलर याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? इट इज अलाउड, इट शुड बी अलाउड, ठीक है? अगर इसको तुम्हें कैट वेक्टर बोलना है तो एड टू फंक्शंस a1x a2x एंड मल्टीप्लाई एंड कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। याद रखना स्केलर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और बस इतनी सी बात नहीं, एंड फॉलोस 7 एक्सियम्स। ऐसी कोई भी चीज लेके आ जाओ जो कि दो फंक्शंस को ऐड कर पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, दो को ऐड कर पा रहे हो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, और 7 एक्सियम्स को अगर ये फॉलो कर पा रहा है, इतनी इसमें क्षमता है, देन यू विल कॉल दिस एज अ वेक्टर। इतनी सी बात थी, बस उसको हम क्या बोल देंगे? कैट वेक्टर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कैट वेक्टर को रिप्लेस मतलब कैट वेक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। हमारे काम का सबसे बेस्ट, एंड यू नो इट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इतने समय से, तो हमारे काम का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो होती है ना, वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाएंगी। मैट्रिसेस आर अ वेरी 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 एक्सीलेंट टूल टू यूज, ठीक है? तो हमारे पास जैसे मैंने दो मैट्रिक्स ली, अल्फा 1 अल्फा 2, और दूसरी मैट्रिक्स ली बीटा 1 बीटा 2, ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं। जितने इसमें एलिमेंट होंगे उसको भी डायमेंशन बोल देंगे, ठीक है? तो अगर मैं एक इसका आंसर देखूं, अल्फा 1 सिंपल, मैंने इसमें एडिशन किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे। याद रखना जो भी नंबर्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पेस फील्ड से आते हैं नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, आंसर भी तो एक कॉम्प्लेक्स ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे, आंसर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये जो हमारे पास न्यू वेक्टर बना है, इट अगेन इज इन द वेक्टर स्पेस। एक तो इंग्लिश में बोलना बड़ा मुश्किल लगता है यार मुझे। समझ गए ना बात तुम? मेन मुद्दा, भावनाओं को समझो। अब मैंने तुम्हें बताया कि इसमें अगर दो एलिमेंट है, 2 डायमेंशनल है, ऐसे 5 डायमेंशंस हो सकते हैं, 10 डायमेंशंस हो सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और यहां पे मैंने डायमेंशन का मतलब तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, देयर कैन बी इनफाइनाइट डायमेंशंस आल्सो। बताया था ना लास्ट टाइम। इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं, इनफाइनाइट रेंज ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है किसी भी पार्टिकल के पास, ठीक है? जैसे वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल बताया था क्वांटम फील्ड थ्योरी से, वैसा ही कुछ। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? z को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इससे, किसी एलिमेंट से, तो आंसर क्या आएगा? z अल्फा 1 z अल्फा 2। तो ये भी वैलिड है, फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है, तो कोई हमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बन गया हमारे पास। कैट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये याद रखना, एक और चीज नोट, वी नॉर्मली डू नॉट मिक्स वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशनैलिटी। एक में 2 एलिमेंट, एक में 3 है, वो सब में नहीं काम करेंगे हम। वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशनैलिटी, इस चीज का ध्यान रखना होगा। बात समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी अभी लिखी है। तो अब हमने बात समझ ली है कि कभी भी अगर हमें कैट वेक्टर लिखना है, याद रखना अभी तक हम वेक्टर स्पेसिस पे चल रहे हैं, अभी हमने लेंथ डिफाइन करेंगे तो वेक्टर स्पेस को क्या बोलेंगे? नॉर्म्ड स्पेस, ठीक है? कैट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n डायमेंशनल में। और ब्रा वेक्टर को कैसे लिख पाएंगे? ऐसा, अल्फा 1 स्टार अल्फा 2 स्टार अप टू सोन अल्फा n स्टार। ई का हो गया। अब तुम ये सोच रहे होंगे एक्चुअल में क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास कैट वेक्टर होता है वो एक स्पेस में रहता है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक z स्टार एग्जिस्ट करता है और इसे ड्यूअल बोलते हैं।
है ना। ऐसे ही हर एक कैट वेक्टर के लिए एक ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करता है इसके ड्यूअल स्पेस में, बताया था ना, ड्यूअल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्पेस या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस, ऐसा भी नाम इसका मैंने बताया था ना। तो इसके ड्यूअल स्पेस में रहता है ये। यहां पे अगर एक कैट वेक्टर के लिए, एक z के लिए एक यूनिक z स्टार एग्जिस्ट करता है, कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही एक कैट वेक्टर के लिए एक ब्रा वेक्टर यूनिकली रहता है हमेशा। तो हर एक कॉलम मैट्रिक्स के लिए, इसको कॉलम बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कॉलम है एक, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। हर एक कैट वेक्टर के लिए एक ब्रा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा यूनिकली, बस इतनी सी बात को ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट नोटेशंस, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या यही हम यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। लेकिन ये जो कैट वेक्टर है इसके बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। जो ब्रा वेक्टर है इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और इसको जानते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था z और z स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका ड्यूअल वर्जन, है ना। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है, उसका ड्यूअल वर्जन। इस चीज का ध्यान रखो, यहां तक समझे। ऐसे ही अगर एक वेक्टर स्पेस है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इसका भी एक ड्यूअल वर्जन एग्जिस्ट करता है। इसका ड्यूअल वर्जन का नाम होता है v स्टार f लेटर से, और यहां पे f में भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं तो यहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिलेंगे, याद रखना। z बिलोंग्स टू दिस एंड z स्टार बिलोंग्स टू दिस। यहां पे रोज मिलेंगी तुम्हें, सॉरी यहां एक कॉलम वेक्टर मिलेगा, यहां एक रो वेक्टर मिलेगा, और यहां नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ना मिलकर उसके कॉन्जुगेट्स मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। हमें यूनिकली, हमें अपनी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना होगा अपने दिमाग में। तुम ऐसा सोच सकते हो कि चल क्या रहा है, हमें कैसे पता ऐसी चीजें वर्क करनी है, क्योंकि हमें अपनी चीजों को ऐसे डिफाइन करना है कि वो 7 एक्सियम फॉलो होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ कैट वेक्टर अगर 7 एक्सियम फॉलो कर रहा है, ये जो ब्रा वेक्टर है इट ऑल्सो फॉलोज दैट 7 एक्सियम्स विद 2 एडिशनल थिंग्स जो अभी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले यहां तक समझ गए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस। इस चीज का ध्यान रखना होगा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, ऐसे हर एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस। इतनी सी बात ध्यान रखनी होगी बस। तो फॉर ऑल this belongs to vector space, there exist उल्टा there exist ब्रा वेक्टर। याद रखना ब्रा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूअल स्पेस में, इसे बोलते हैं ड्यूअल स्पेस। इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहां तक समझ आ रहा है। एक चीज और इसमें ऐड करना चाहेंगे, ब्रा वेक्टर ऑल्सो सेटिस्फाई 7 axioms, ऑल्सो सेटिस्फाई 7 axioms। जो पहले किया था, बस कैट को ब्रा से रिप्लेस कर देना, बस 2 अलग चीजें हैं। 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट सुनो, अगर हमारे पास कभी भी मान लो एक, इफ दिस इज अ ब्रा वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू, इज ब्रा वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू cat vector this, and B is a bra vector corresponding to this, then दिख रहा है ना ये, पहले तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, पता लगे मैं लिखता जा रहा हूं भाई साहब, कैमरे में वो पार्ट कैप्चर ही नहीं हुआ ये। देन अगर ऐसे हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर पा रहे हैं, इफ दिस इज ट्रू इंप्लाइज दिस इज ऑल्सो ट्रू। इस चीज का बस ध्यान रखना था हमें, ठीक है। देन कैट वेक्टर का जो सम है वो इंप्लाई करेगा ब्रा वेक्टर का सम। और दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, वो भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हमने वेक्टर एडिशन की बात तो कर ली, और ये वेक्टर एडिशन ही तो है ना, दिस इज वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन की भी तो बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना, z ऑफ दिस डज नॉट इंप्लाई, तुमने यहां पे ब्रा वेक्टर लिखा और साथ में z पीछे लिख दिया, दिस इज रोंग। मैं गलती नहीं बोल रहा हूं कि इसमें छोटी मोटी गलती, दिस इज रोंग। पता क्यों? अभी अभी तो बताया था, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी नंबर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से आएंगे। फील्ड के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, बहुत डिटेल में बताया था। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो कैट वेक्टर है ये रहता है v ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। अब ये भी बताई थी बात। बट अगर जैसे ही तुम इसके ड्यूअल वर्जन में जाओगे, ड्यूअल वर्जन में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं? नहीं, वहां क्या मिलते हैं? वहां पे तो उसके कॉन्जुगेट मिलते हैं, अभी अभी बताया था, है ना। यहां पे हमें मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसमें क्या मिलेंगे हमारे को? उसके कॉन्जुगेट मिलेंगे ड्यूअल स्पेस में। इसका मतलब है z स्टार बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स स्टार, फिलहाल के लिए इसको कॉन्जुगेट वाला स्पेस बोल रहे हैं, या फिर ब्रा वेक्टर अगर हम देखेंगे तो ये मिलते हैं हमें। कुछ नोटेशन जो है वो समझाने के लिए मैं खुद ही लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। कई बार वो बुक्स में नहीं दिखते, इसलिए साथ साथ में मीनिंग भी समझा रहा हूं। तो अगर मुझे लिखना होगा z ऑफ a, दिस इंप्लाइज, अगर मुझे इसको ऐसे लिखना है तो दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास न्यू वेक्टर होगा। या तो तुम इसे लिख लो या तो तुम z a के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्योंकि ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और इसको जानते हैं कि अगर कभी भी इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम ब्रा वेक्टर देखना चाहते हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखना चाहते हो ड्यूअल स्पेस में, मतलब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में है, तो इसके ड्यूअल स्पेस में क्या दिखेगा हमें? इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट होता है, अभी बताया ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। क्या वो यूनिक एलिमेंट ये है? बस z को पीछे लिख दिया, रोंग नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट हमें ढूंढना था, विच इज, अरे दिस इज दिस वन। समझ गए? बात समझ गए? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये था हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत हो गया यार वेक्टर स्पेसिस के बारे में, बता दिया हमने तुम्हें। वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिसेस से। वेक्टर होते क्या है? इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस खुद नहीं है, खुद इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग एट ऑल। इसको हम अटैच करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ये रिप्रेजेंट करेगा क्वांटम स्टेट को किसी पार्टिकल की, तब इसका मीनिंग बनेगा। अभी कोई मीनिंग नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स भैया, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी जनरल थिंग्स। अब हम जरा वेक्टर स्पेस में थोड़ी छेड़खानी करते हैं, वेक्टर स्पेस से बनाते हैं नॉर्म्ड स्पेस। तो तुम समझ गए होंगे किसकी एंट्री होने वाली है? सच बताना, समझ गए ना किसकी एंट्री होने वाली है? अब होने वाली है लेंथ की एंट्री, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा है, वो तुमने देखा ना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम देखिए ना, लगभग वैसा ही है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x प्लस में आयोटा y, और एक है z स्टार x माइनस में आयोटा y, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ ऐसे निकलता है, z इंटू जेड स्टार। इसका स्क्वायर नहीं कर देते, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस में आयोटा y, x माइनस में आयोटा y, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो z इंटू जेड स्टार, ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका। तुम ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में अब यूज कर पाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। क्यों? आंसर एक रियल नंबर आ रहा है, दिस इज अ रियल नंबर, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन दिस, है ना, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए अब हम इसको यूज कर पाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में भी, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, अब हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं लेंथ को, बताना होगा। देयर आर इन्फिनिटली पॉसिबल नंबर ऑफ वेज जिसको हम चूज कर सकते हैं एज अ लेंथ ऑफ वेक्टर, जिस हिसाब का हम वेक्टर बनाना चाह रहे हैं। बट हम जो वेक्टर बनाना चाह रहे हैं उसकी लेंथ ऐसे मेजर करेंगे,
मान लो 3 डायमेंशनल है तो उसकी अगर लेंथ मेजर करनी है तो उस पे ऐसे लगाएंगे और उसका फॉर्मूला होगा रूट में α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर α3 स्क्वायर। दिस इज द वे। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। एक चीज दिखाते हैं तुम्हें, अगर तुम z, एक मिनट रुको, मजा नहीं आएगा इस एग्जांपल में ना, प्रिपेयर तो मैंने किया था लेकिन मेरे को अब थोड़ी अपनी एक्साइटमेंट देख के समझ आ रहा है कुछ और बढ़िया किया जा सकता है, कुछ और बढ़िया किया जा सकता है, विच इज ऐसे वेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लेंथ 1 हो। ध्यान रखना, ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ 1 हो, वेक्टर्स ऑफ लेंथ 1 is called unit vectors, is called unit vectors। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जब भी हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। आज के बाद याद रखना, मैं जो भी नंबर्स लिखूंगा दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट साधारण नंबर्स, ऑलवेज दे विल बी कॉम्प्लेक्स। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना तो a इंटू ए स्टार कर दो, बात खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ 1 हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 1 0 है ना, ये हो सकता है। इसकी लेंथ निकालते हैं तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तुम ये एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल थोड़ा कैसा लिखने वाला हूं, नोटेशन चेंज कर देते हैं। एक ये बना 1 0 और एक ये बना 0 1, एक ये बना देते हैं 1/√2। चेक करना है ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। 1/-1/√2 और एक ये बनेगा, नोटेशन मेरे को पता है मैं अजीब सी दे रहा हूं लेकिन एक क्वांटम मैकेनिक्स की नोटेशन है, ठीक है। ये बनेगा 1/√2 1/√2 और एक है ऐसा, थोड़ा टेढ़ा सा बनाना 45 डिग्री पे एरो। मजा आएगा यार नोटेशंस देख के, है ना, थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ तो एडवांस पढ़ रहे हैं। तो ये बनेगा 1/2√3/2 माइनस का, और एक इसको उल्टा कर दो तो √3/2 1/2 ऐसा। दीज आर द वेक्टर्स। तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, चेक करना है दे ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। इनकी लेंथ निकाल के देखना, आंसर 1 आना चाहिए। इसका करो स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, आंसर 1 आएगा। इसका करो स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, आंसर 1 आएगा। करके देखना, क्यों विश्वास करें हम, है ना, लिखी हुई चीज का। हम तो उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, फिर बात करेंगे। अगर कोई वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर बनाना पॉसिबल है क्या? ये तो बढ़िया बात थी यार, है ना, ये तो बढ़िया चीज थी। क्या अगर एक वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पॉसिबल है? देन द आंसर इज यस जी। और हमारे काम के यूनिट वेक्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो डेफिनेशन बताते हैं तुम्हें यूनिट वेक्टर के और बियॉन्ड, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर हमें दे रखा है विच इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, क्या उसे यूनिट वेक्टर बनाना पॉसिबल है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है? तो देन आंसर इज यस। देखो कैसे, एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, लेटर से हमारे पास एक वेक्टर है 3 1, ऐसा कोई भी मैंने रैंडम ले लिया, 2 1 1 2 कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। पहले मैं इसकी लेंथ निकाल के देखता हूं, जो कि आ जाएगी रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज रूट में 10। मैं काफी सारे एग्जांपल्स भी दूंगा इसके तुम्हें करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। बट फिलहाल के लिए अगर हमें कभी भी एक यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर तो लिखना ही। अभी तो इसकी लेंथ 1 नहीं आई है, लेंथ 1 लानी है। यूनिट वेक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। तो अब हमारे पास जो वेक्टर है उसके आगे कुछ लगाना होता है, उस लगाने वाली चीज को हम नॉर्मलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर मतलब किसी तरीके से इसका आंसर 1 लाना है, तो इसका तरीका होता है यूनिट वेक्टर बनाने का। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय उसका मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर, या ऐसा भी याद रख सकते हो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप,
ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को ही हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं यहां पे, ठीक है। ये मतलब है जो डायरेक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 आता है साधारण वाले स्पेस में, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम यहां पे वापस आए, अगर हम यहां पे अपना ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इसे यूनिट वेक्टर बोल देंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, बढ़िया। तो इसको करके देखते हैं। अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√10 और अंदर आएगा 3 और 1, ऐसे ही तो आएगा, है ना? ठीक है। तो इसका लेंथ चेक करके देखते हैं। 1 आनी चाहिए क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर बना लिया है। तो अब इसकी लेंथ चेक करें। हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ले रहा हूं, बट आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रियल नंबर्स। मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकता था, चीजों को आसान बनाने के लिए भी ऐसा किया है। तो 3/√10 का स्क्वायर प्लस में 1/√10 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9/10 प्लस में 1/10 विच इज 10/10 विच इज 1। आ तो क्या आंसर 1। तो आज के बाद हमें कभी भी किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड निकालो, उससे डिवाइड कर दो। वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इस पर लिख देता हूं, ठीक है। वेक्टर, अरे यहां लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो आगे लिखा होता है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। बात समझ पा रहे हो? तो ये है हमारे पास। मेरे ख्याल से अब हमने सारी छोटी मोटी चीजें जितनी भी हमारे पास बची हैं वो सारी कर ली हैं, ठीक है। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहां पे यूज किया, याद रखना। क्यों अलाउड था बता? क्योंकि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। अलाउड बिकॉज जो भी ये वेक्टर हमने लिया था साई इज एन एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में अलाउड होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर एडिशन में क्या होगा? वेक्टर एडिशन तो साधारण सा होता है। अगर हमने ये लिया एक एलिमेंट प्लस में ये लिया एक एलिमेंट, सिंपली इसको ऐड कर दो, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, सिंपली उसको ऐड कर देंगे। मेनली हमें जानना था नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। जो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन होते हैं वो अभी नहीं रिवील करूंगा, है ना। मजा वो स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, तो बड़ा मजा आने वाला है वहां पे, ठीक है। तो अभी स्पॉइलर को हटा के फिलहाल के लिए वापस आते हैं। अगर मुझे एडिशन तो पता लग गया दो वेक्टर की कैसे करनी है, वेक्टर एडिशन, है ना। सिंपली अगर मेरे को यहां पे α1 α2 दिया होता, β1 β2 दिया होता, तो मैं यहां पे निकाल लेता, है ना। लेंथ मैंने डिफाइन किया, इसका मतलब अभी हम वेक्टर स्पेस से कहां पहुंच चुके हैं? नॉर्म्ड स्पेस पे पहुंच चुके हैं। अब हमें थोड़ा और बियॉन्ड जाना है। अब हमें दोनों के बीच के रिलेशन भी देखना है। अब हमें देखना है ऐसा एक ऑब्जेक्ट, ऐसा एक टूल लेके आना है जिनमें अगर मैं दो वेक्टर्स डालूं तो वो मुझे एक ऐसा स्केलर नंबर बाहर दे जो कि एनकोड करता हो इंफॉर्मेशन कि हाउ सिमिलर दोस टू वेक्टर्स आर। सिर के ऊपर से गई ना? बढ़िया, समझ गए ना? वैसे है ना, सच बताना। हाँ, अगर हम ऐसा टूल लेके आए जिसमें मैंने दो वेक्टर्स को डाला, आंसर आए एक नंबर लेटर से सी, ये एनकोड करता हो ऑल इंफॉर्मेशन, या एनकोड करता हो इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ सिमिलर द वेक्टर्स आर, या उनके अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट है, ये रिप्रेजेंट करता हो। वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन टू, जैसे मैंने फोटोग्राफर वाला एग्जांपल दिया था ना, अभी आते ही मैंने फोटोग्राफर का एग्जांपल दिया कि अगर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ले ली हैं तो हर एक पिक्चर एक क्वांटम स्टेट की तरह होगी, है ना। और अगर मुझे किसी भी पिक्चर को एनालाइज करना तो मुझे ब्रा वेक्टर लाना होगा ड्यूअल स्पेस से, और यूज करना होगा ये टूल, क्योंकि मुझे एक न्यू टूल लेके आना है। और ये टूल किस में आता है? जो दो वेक्टर्स को लेके उसके बीच की सिमिलैरिटी या फिर उसके बीच के रिलेशन को बताए, तो हमें एंटर करना होगा फाइनली इनर प्रोडक्ट स्पेस में। समझ पा रहे हो? देख पा रहे हो यूजेस? अब तुम, ये है यूजेस। एक एक ऑपरेशन के साथ एक एक न्यू स्पेस में हम घुसते जा रहे हैं, इतने बढ़िया से, है ना। एक एक स्पेस लेके आए और उसमें घुसते जा रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज बता देता हूं इनर प्रोडक्ट बताने से पहले, कि अगर हमारे, शायद मैंने भी बता दिया ना,
साई हमने एक वेक्टर लिया तो वो रिप्रेजेंट होता है अल्फा 1 अल्फा 2। अभी मैं 2 डायमेंशन का एग्जांपल ले रहा हूं। और एक ब्रा वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉलम से रो में, है ना, उल्टा हो जाएगा। और साथ ही इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलते हैं, इसमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ध्यान रखना होगा। बताइए अभी अभी ये बात मैंने, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इनका हम लेके देखते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सिखाई हुई है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको इससे करते हैं, मतलब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, तो अल्फा 1 स्टार इंटू अल्फा प्लस अल्फा 2 स्टार इंटू अल्फा 2। अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, शायद मैंने रब कर दिया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को सी इंटू सी स्टार लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर। तो ये चीज है हमारे पास। अगर कभी किसी ने साधारण वाले वेक्टर जो चैप्टर होता है 11th 12th क्लास में, उसमें वेक्टर पढ़ा होगा, तो दिस इज सिमिलर टू डॉट प्रोडक्ट, बट इट इज मच मच मोर जनरल देन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा एडवांस चीज है ये। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा सिर्फ रियल नंबर ही आता था। तो फाइनली इसको एक बार लिख लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट हमें पहले तो डिफाइन करना होगा। इनर प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा स्पेस है ना। इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया वो मैट्रिसेस की टर्म्स में, है ना, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक वैसे तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, इनर प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों ना हो, आंसर उसका एक रियल नंबर ही आता है। a इंटू ए इज इक्वल टू अ रियल नंबर, ये प्रूव करके दिखाना है तुम्हें। इन जनरल नहीं बोल रहा हूं कि रियल नंबर आएगा, ए को ए से करके देखो, आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, बट अभी के लिए एक रियल नंबर आएगा, इसको करके देखना। ठीक है, अगर हम a इंटू बी करते हैं, इसका मतलब होता है इट एनकोड्स या रिजल्ट्स अ स्केलर, results a scalar which encodes all information about the similarity of two vectors. Encodes the similarity information about similarity of two vectors, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब होता है, अगर कभी भी एक ऐसे ब्रा वेक्टर दे रखा है और अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एक साई वेक्टर, एक फाई वेक्टर और एक काई वेक्टर, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो लीनियरिटी को फॉलो करेगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास ये। ठीक है, ये मतलब है इसका। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आती है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कभी भी एक इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो तुम सिंपली ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर तुम ए बी को बी ए लिखोगे तो भाई साहब तुम ड्यूअल स्पेस में एंटर करने वाले हो ना, इसको उल्टा करते ही। तो इसका मतलब अगर तुम ए बी को बी ए लिखना चाहते हो तो उसका कॉन्जुगेट कर लो सबसे पहले। ठीक है, ये मतलब हमें अपने दिमाग में, ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी होगी कि अगर तुम्हें ए बी से बी ए लिखना है तो पहले उसका कॉन्जुगेट कर लो। भाई साहब करोगे तो अच्छी बात है, वरना दिक्कत। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन करना पड़ जाता है हमें। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इन जनरल अगर हम देखें, ये तो आंसर एक रियल नंबर आएगा, लेकिन अगर हम ए और बी वेक्टर देखें, 2 डायमेंशन का एग्जांपल ले लिया, n डायमेंशंस का एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा 1 स्टार, अल्फा 2 स्टार अप टू सोन अल्फा n स्टार। ये तो रो से रिप्रेजेंट होता है, और ये बीटा 1 स्टार, बीटा 2 स्टार अप टू सोन बीटा n स्टार कॉलम से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, अल्फा 1 स्टार बीटा 1 प्लस अल्फा 2 स्टार बीटा 2 अप टू सोन अल्फा n स्टार बीटा n,
तो अब थोड़ी पता हमें रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। बट अगर दो सेम को करोगे तो रियल आएगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। प्रूव इट, प्रूव इट, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूं। अच्छा, इसके रूल्स वैसे ही हैं थोड़े थोड़े देखने में, जैसे डॉट प्रोडक्ट है, बट फिर से बताऊं, डॉट प्रोडक्ट इतना सा, ये इतना बड़ा, समझ गए ना? बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई साहब मेरे को तो स्पॉन्सर रख लेना चाहिए मैथमेटिक्स वालों को, इतनी तारीफ करता हूं मैं इनकी, है ना। अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा मैं अगर ये मेरे को स्पॉन्सर, मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर कर दे भाई साहब, है ना। चलो आ जाओ। फिलहाल के लिए एक चीज और तुम्हें बताना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इसको ब्लैक मार्कर से हम लिखना चाहेंगे बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या हमारे पास आता है, हमारे पास आता है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है अगर कभी भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इसका मतलब दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल, देयर इज नो सिमिलैरिटी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब हम कह देंगे ये वेक्टर एंड दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमें नहीं पता ये इंडिपेंडेंट का मतलब अभी मैथमेटिकली क्या है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। दे एंड देन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर हम कह सकते हैं नॉट सिमिलर। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बार बार यूज करेंगे। समझ गए ना राइटिंग? बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अगर कभी भी किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 1, तो हम उसको नॉर्मलाइजिंग वेक्टर बोलते हैं। हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंबाइंड करके ऑर्थो नॉर्मैलिटी। ऑर्थो नॉर्मैलिटी, अगर तुमने ए और बी का इनर प्रोडक्ट लिया तो डेल्टा आई जे आंसर आ जाएगा। डेल्टा आई जे का मतलब है इसका आंसर या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। 0 कब आएगा? व्हेन दे आर नॉट इक्वल। 1 कब आएगा? व्हेन दे आर इक्वल, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मैलिटी आ जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी कुछ देर में बताता हूं, उससे पहले यहां तक लिख लो। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं और फिर एक इंपॉर्टेंट बात आएगी विच इज बेसिस। इसके लिए मेरे को थोड़ी लिमिटेशन यूज करनी होगी और मैं जाना चाहूंगा पुराने वाली ज्योमेट्री में। लास्ट टाइम भी वैसे मैंने तुम्हें बताया था बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, एक्स की डायरेक्शन को आई कैप रिप्रेजेंट करता है और वाई की डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, बताया गया था ना। हाँ, अगर तुम आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करोगे आंसर आता है 1। आई का आई के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे या डॉट प्रोडक्ट करोगे, अभी के लिए सेम मान लेते हैं, आंसर 1 आता है। लेकिन आई का जे के साथ करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और आई और जे की टर्म्स में मैं पूरे स्पेस के हर एक एलिमेंट को लिख सकता हूं, ये भी मैंने तुम्हें बता रखा। तुम कोई भी एलिमेंट लेके आ जाओ, लेट अस से ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप, मैं आई और जे की टर्म्स में लिख दूंगा, बस नंबर्स तो हमें पता है स्केलर हैं, वो फील्ड से मिल ही जाएंगे। तो किसी भी वेक्टर को लिख पाना यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, है ना, ये तरीका ही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन है ये फॉलो करने चाहिए बेसिस वेक्टर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में, इन जनरल नहीं, मैथमेटिक्स के लिए तो ज्यादा ही डीप चले जाते हैं। हाँ, हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिस वेक्टर हैं वो ऑर्थोनॉर्मैलिटी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। वो तो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्पैनिंग वेक्टर होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्योंकि मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूं, छोड़ूंगा तो नहीं, बताऊंगा तो मैं वो भी अभी कुछ देर में। बट फिलहाल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होने चाहिए, ऑर्थोनॉर्मैलिटी को फॉलो करने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। और मेनली मैं बताना ये चाह रहा था कि आई का आई से डॉट प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 1 आएगा, आई का जे से लोगे तो 0 आएगा। सेम सेम वाले 1 और डिफरेंट वाले 0। तो मैं किसी भी वेक्टर को, मान लो वो हायर डायमेंशन में जा रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं। आगे आता है हमेशा कुछ नंबर और पीछे आता है वो यूनिट वेक्टर, है ना, जिसको हम बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं बेसिस वेक्टर, अभी और भी डिस्क्राइब करेंगे बेसिस वेक्टर को डिटेल में धीरे धीरे पार्ट्स में। बट फिलहाल के लिए एक चीज ध्यान रख लेते हैं बेसिस वेक्टर के बारे में कि यहां तो 2 ही डायमेंशन थे, 2 ही बेसिस वेक्टर लगे। 3 डायमेंशन होते तो के कैप भी आ जाता। अब तो सोन ऐसे हायर डायमेंशन के लिए मान लेते हैं लेट v ऑफ f
इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, ये जो है हमारे पास आई, ऑल्दो मैंने अभी एक ही एलिमेंट लिखा बट यहां पे सीक्वेंस टाइप भी बना रखी है। ब्रैकेट का मतलब होता है देयर आर एन वेक्टर्स लाइक दिस, आई की वैल्यू अलग अलग डालते रहोगे, अलग अलग वेक्टर आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास बेसिस बनाने के लिए ऑर्थोनॉर्मेलिटी फॉलो होनी चाहिए। ये कहीं पे लिख लेना, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्थोनॉर्मेलिटी फॉलो होनी चाहिए, इन जनरल मैथमेटिक्स में स्पैनिंग होने चाहिए और ये सब होने चाहिए, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना लिखो, क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिस वेक्टर मस्ट बी ऑर्थोनॉर्मल, बस इतना याद रखो। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल मतलब सेम सेम का आंसर 1 और डिफरेंट डिफरेंट का 0। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीज बताने वाला हूं, ऑर्थोनॉर्मेलिटी फॉलो करना चाहिए। तो मैं किसी भी वेक्टर को जैसे यहां पे बताया इस बेसिस की टर्म्स में लिख सकता हूं ऐसा। यहां पे तो मैंने एक्सपेंड करके लिखना 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ऐसा ऐसा कुछ लिखूंगा, बट अभी तो डायमेंशन ही बहुत सारे यूज कर रहे हैं हम, है ना। इसका मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा आई, ये अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है आगे वाले नंबर्स, पहले का नंबर अल्फा 1, दूसरे का नंबर अल्फा 2 अप टू सो ऑन। और यहां पे आएंगे हमारे बेसिस वेक्टर्स। देयर इज नो, ये एक बेसिस एलिमेंट नहीं है, एन बेसिस एलिमेंट्स मान लेते हैं, एन डायमेंशनल, फिलहाल के लिए इनफाइनाइट डायमेंशनल भी मान सकते हो तुम। ये हमारे पास आ गया। क्या हम कोई तरीका है इन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का, इस अल्फा आई को हटाने का? तो मैं फिर से यहां पे आना चाहूंगा। ठीक है, फिर से बताऊंगा, फिर से बताना चाहूंगा कि अगर किसी को वेक्टर्स में दिक्कत है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लेक्चर, वो देख लेना पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, अगर ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये आई कैप है, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूं, मतलब ए को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूं, इसे बोलते हैं ए एक्स, और इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं ए वाई। ठीक है, इसको अगर मैं पार्ट को ध्यान से देख के लिखना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर था ओरिजिनल, इसको अगर मुझे इधर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा आई कैप के साथ। मैं तुम्हें 11th क्लास की मैथमेटिक्स पे वापस लेके जाना चाह रहा हूं अभी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो एक नंबर होता है ना, हमें तो वेक्टर बनाना है ना, मुझे तो आंसर भी एक वेक्टर ही चाहिए, तो मैं क्या बना दूंगा इसके साथ, आई कैप। ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है, ए का आई की डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट किया, मतलब ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ए कितना है इस डायरेक्शन में, समझ गए? पक्का? ठीक है, ए इस डायरेक्शन में कितना है, वो ये आया, एक नंबर आया, स्केलर आया, लेकिन मुझे वेक्टर चाहिए था, तो मैंने इस डायरेक्शन की इस डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो यहां लिख दिया। ये तो साधारण वाली मैथमेटिक्स थी, है ना। अब असाधारण वाली मैथमेटिक्स पे आते हैं थोड़ा सा, इसको कैसे लिखें? अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड पे कैट वेक्टर, अगर दोनों साइड पे ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आएगा आई ए, सॉरी इसको जे से, सेम सेम हो जाएंगे ना, वरना मान लो मैंने जे से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखते जाओ एक बार को, अभी समझ आएगा, मजेदार सी चीज। अब क्या मैं इस जे वेक्टर को इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मैं समेशन के अंदर लेके जा सकता हूं? हाँ, समेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जे है, कांस्टेंट है, मतलब जे आई पे डिपेंड नहीं करे, तो मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूं। कहने का मतलब, अगर यहां पे एक्स आई लिखा होता, यहां वाई आई लिखा होता, मैं इस वाई आई को अंदर नहीं लेके जा सकता था। लेकिन अगर हमारे पास 2 ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इस 2 को अंदर लेके जा सकता हूं, क्योंकि 2 इस आई पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ये मतलब है इसका, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो मैं इस जे को अगर अंदर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा अल्फा आई, जे को अंदर लेके गए तो कुछ ऐसे। ये तो देखी देखी चीज बन रही है हमारे पास, है ना। अभी अभी हमने क्या बोला था, ये सरवाइव कब कर पाएगा, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये सरवाइव तभी कर पाएंगे अगर ये दोनों सेम सेम होंगे। अगर ये सेम हुए तो आंसर 1 आएगा, अगर ये डिफरेंट हुए तो आंसर 0 आएगा। मतलब अगर ये इन्फिनिटली मैनी टर्म्स थी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में, तो एक ही बचेगी, पता कौन सी? एक टर्म बचेगी सिर्फ, जो कि जे से सिमिलर होगी, बस वही टर्म बचेगी, बाकी सारी जीरोस हो जाएंगी। इसका मतलब है यहां पे आएगा जे ए। ध्यान से एक बार सुन लो, मैंने दोनों साइड ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका आंसर आता है एक स्केलर, या तो 1 या तो 0, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है, बेसिस की बात कर रहे हैं, दीज आर बेसिस वेक्टर्स।
बेसिस जो होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, अभी अभी बताया, तो या तो इसका आंसर 1 आएगा या 0 आएगा। 1 आएगा व्हेन दे बोथ आर सेम। और कब सेम होंगे? जब j इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 इफ j इज इक्वल टू i, है ना। इसका मतलब एक ही टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगे। अगर ये इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं, सारी जीरो हो जाएंगी, वही बचेगी जब j इक्वल टू i होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अल्फा j। मिल गए कांस्टेंट्स, बाकी सारी टर्म जीरो हो गई, है ना। नहीं समझे क्या? एक और बार बता देते हैं, देखो। ए वेक्टर इज इक्वल टू, इन एग्जांपल से जल्दी समझ आ जाता है, बस यही फायदा होता है इनका। अगर मैं दोनों साइड आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आई डॉट आई 1, तो ये तो 1 हो गया। आई डॉट जे 0, के डॉट आई 0, तो यही तो बचा 2, वही तो मैंने लिखा, है ना, है ना। यही मतलब है इसका। तो मैं इसको पूरे को ऐसे भी लिख सकता था, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 को रिप्लेस करके मैं ये लिख सकता हूं। ऐसे ही एक बार मैं, और आई को आई लिखा, ऐसे ही एक बार अगर मैं जे वेक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता तो बन जाता ए डॉट जे जे, और थर्ड टर्म बन जाती ए डॉट के, ऐसे भी लिखा जा सकता था, है ना। ये लिखा जा सकता है वेक्टर को, ऐसे ही तो लिख रहा हूं मैं यहां पे भी, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल ए वेक्टर बना है ये वाला, इसको लिखने का नया तरीका देखो। बस यहां पे जे लिखा ना, सबस्क्रिप्ट है, कुछ भी नाम दे दो, नाम से क्या ही फर्क पड़ रहा है। आई, इस अल्फा को हटा के मैं यही लिख सकता हूं, आई ए, और साथ में बेसिस वेक्टर आई। दिस इज द फॉर्मूला, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हारे सामने अभी लिख दी गई है। और ये चीज जो मैंने बताई है ना, ये ऐसे समझ लो, बहुत सारी टर्म्स दी गई। इलेक्ट्रॉन है वो कई सारी स्टेट्स में है। फिजिकल मीनिंग समझते हैं, वैसे अभी तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इस पूरे रूम में कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने मेजरमेंट की, और मेरा मेजरमेंट का टूल क्या है? जे कैप। जैसे ही मैंने मेजरमेंट की वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होके या तो आंसर 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। फिलहाल के लिए हम j इक्वल टू आई, मतलब अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक कोलैप्स होके हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। तो इसको बोलते हैं कोलैप्स। वर्ड इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मैं कई बार यूज करूंगा। इतनी सारी स्टेट्स में से जैसे मैंने मेजरमेंट किया वो एक स्टेट में आके गिर गया। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन ऐसा कुछ बोलते हैं उसे। ऑल्दो मैंने अभी यहां से थोड़ी एनालॉजी यूज किया, अभी डिटेल में उसको बताएंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अभी के लिए नहीं, ठीक है। तो मैंने एक चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट बताई है इसके अलावा, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिस वेक्टर होते हैं, बेसिस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल प्लस ऑर्थोनॉर्मलाइजेबल, ठीक है। इस चीज का याद रखना, नॉर्मलाइज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। बट अगर हम इन जनरल मैथमेटिक्स में देखें तो वो तो बहुत रिगरस काम करते हैं। रिगरस का मतलब होता है वो तो ज्यादा ही डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है। एक मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अभी अभी मैंने तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स लिखवाए थे ना, तो अब थोड़े से होमवर्क की बारी है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताए थे, काफी सारे वेक्टर लिख के दिखाए थे। एक था अपवर्ड वाला 1 0, एक था डाउनवर्ड वाला 0 1। पहले इसको ही देख लेते हैं, एक मैं कराऊंगा बाकी तुम लोग करोगे, ठीक है। अगर हम इसका अपवर्ड का आंसर निकालें तो देखते हैं कितना आता है। याद रखना, जैसे कैट को ब्रा में चेंज करोगे तो कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अरे 1 0 1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में प्लस, आंसर आ रहा 1। आना भी चाहिए खुद का खुद के साथ। इसका मतलब भाई साहब ये ऑर्थोनॉर्मल जैसे लग रहे हैं, बट एक बार चेक कर लेते हैं। डाउन डाउन का भी चेक करोगे तो 0 1 0 1, आंसर आ रहा 1। अगर अप और डाउन का चेक करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, फिर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएंगी, 2 डायमेंशनल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको उल्टा कर रहे हैं और इसको ऐसे लिख रहे हैं। 1 को 0 से करोगे 0 0 1 0, इसका मतलब दे फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। यही ज्यादातर यूज में होता है, लेकिन मैंने तुम्हें 2 और भी बताए हैं। अच्छा, जब हम स्पिन के बारे में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ना, वो 2 ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए कुछ बेसिस वेक्टर का हम यूज करेंगे। वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे कि ये वेक्टर जो है ना, इसकी जो बेसिस एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेंगी स्टेट ऑफ अ स्पिन की डायरेक्शन। तो वहां पे ये यूज आएंगे, ठीक है। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज आएगा इनमें से एक ही डायरेक्शन में। मान लो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया,
साइज इक्वल टू अल्फा 1 और एक ये प्लस अल्फा 2, हमें पता है आगे कुछ कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर्स होंगे, वैसा सा कुछ लगा रखा, अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्फा 1 अल्फा 2 लगेंगे, वरना इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसा कुछ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पिन की क्वांटम स्टेट को, या तो वो अपवर्ड हो सकती है या तो वो डाउनवर्ड हो सकती है। मैंने अगर अपने अपरेटस को चेंज कर दिया है ना, एक तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है, और भी बेसिस हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी यही है सिर्फ, मैंने ये भी तो बताई हैं, 1/√2 -1/√2, और एक बताई है ये 1/√2 1/√2। जरा चेक करना क्या ये भी ना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाती है, इसका भी यूज आएगा। अगर हम थर्ड डायमेंशन में चले जाएंगे स्पिन को कंसीडर करते करते, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी जरूरत पड़ जाएगी, बट अभी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा मन है मेरा, क्यूरियोसिटी जाग रही है उसमें घुसने की, लेकिन अपने आप को थोड़ा मैं रोकना चाह रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक और मैंने बताया है अभी तुम्हें, एक ऐसा भी बताया 1/2√3/2 माइनस का, और एक मैंने बताया है कुछ ऐसा √3/2 1/2। ध्यान से देखना, यही तुम्हें चेक करना है, ठीक है। क्या क्या चेक करना है, ये 1 आना चाहिए, मैं एक बार लिख देता हूं, ये सारे 1 आने चाहिए, अरे अरे ऐसा, ये सारे के सारे 1 आने चाहिए, दे आर नॉट, मैं इन्हें इक्वल नहीं बोल रहा हूं, मैं आंसर बता रहा हूं, बस इन सबका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, प्रूव। और अगर हम ये देखेंगे तो आंसर 0 आने चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें प्रूव करने हैं, 4 वो 2 ये, बिल्कुल ठीक है। तो ये तुम्हारा वर्क रहने वाला है आज का, और अगर तुम अपरेटस को रोटेट करोगे तो वो सारी चीजें, बेसिस कैसे चेंज होती हैं, ये वो सारी चीजें तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स में बताई जाएंगी, बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है उसमें भी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बस ये ध्यान रख लो कि जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, दे स्पैन कंप्लीट स्पेस, स्पैन कंप्लीट स्पेस। कहने का मतलब है इन बेसिस का यूज करके मैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता हूं, पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को लिख सकता हूं। तुम कोई भी एलिमेंट लेके आओगे, मैं उसको बेसिस वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे 2 डायमेंशनल स्पेस में आई जे को यूज करके मैं 2 डायमेंशन का कोई भी पॉइंट लिख सकता हूं। बट बहुत ज्यादा जनरल चीज होती है बेसिस एलिमेंट्स, और इन पर्टिकुलर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एलिमेंट्स, ठीक है। कंप्लीट पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट करने की क्षमता रखेंगी, इस चीज का ध्यान रखना होगा तुम्हें। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। फाइनल टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन को। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी वेक्टर होता है, मैं उसको बेसिस वेक्टर के फॉर्म में, बेसिस वेक्टर में लिख सकता हूं, बेसिस वेक्टर का यूज करके उस वेक्टर को लिख सकता हूं। मतलब एनी वेक्टर फ्रॉम a vector space can be written as the linear combination, बताता हूं इसका मतलब, of the basis vectors of the vector space of the same vector space। ये मतलब है इसका। कहने का मतलब है तुम कोई भी एक वेक्टर उठा लो, लेटर से मैंने ये वेक्टर उठा लिया, और साथ में तुम्हें बेसिस भी उठानी होंगी। लेटर से बेसिस हमारे पास, अब हमने स्टैंडर्ड वो जो लिखी थी ना अभी, कौन सी लिखी थी अभी हमने, वो ऊपर और नीचे वाली, ये हमारे पास बेसिस वेक्टर है इन दो की टर्म्स में, 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं वी वेक्टर को लिखना चाहता हूं, पहले तो वी को डिफाइन कर लेते हैं, ये आएगा सी डी, ठीक है, और सी डी को मैं लिखना लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 और ये बेसिस, फिर x2, फिर दूसरी बेसिस। अपनी मर्जी से नीचे वाला पहले, ऊपर वाला बाद में मत लिख देना, बताते हैं, इसको भी ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से लिख सकते। क्या आ गया, x1 x2 कहां है ना, मेन अपना मुद्दा x1 x2 तो लाएं कहीं से, उसको जान लेते हैं। बड़ा आसान है, अभी तो किया था यार हमने, है ना।
v को लिख सकते हैं cd, x1 को ऐसे ही रखते हैं, इसका मतलब बताया 1 0 और इसका मतलब बताया है 0 1। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो cd इज इक्वल टू x1 0 प्लस 0 x2। तो यहां से अंदर इसको प्लस करेंगे राइट साइड को, x1 x2 दोनों को कंपेयर करेंगे, x1 इक्वल टू c, x2 इक्वल टू d। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ना। दिस इज अ लिटिल, दिस इज वेरी इजी, है ना। तो हम जो भी है यहां से ये समझ गए कि हम किसी भी वेक्टर को बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये नहीं है कि हमेशा इसी बेसिस में ही लिखना है। अनदर एग्जांपल सुनो, अनदर बेसिस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अनदर बेसिस, लेट अस से मैं चूज कर रहा हूं ये वाली बेसिस, 1/√2 माइनस 1/√2 और एक ये, इसको लिखा था हमने 1/√2 1/√2। दे आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद भी रख लेंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, मतलब मैं किसी भी वी वेक्टर को लिख सकता हूं x1 दिस, x2। एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई साहब मैं यही वाला तरीका इसकी वैल्यू रखूं, सॉल्व करूं, दिस एंड दैट दिस एंड दैट। ट्रिक भी तो आती है हमें इनर प्रोडक्ट वाली, उसको यूज करते हैं, दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, है ना। तो ट्रिक यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बड़ा वेक्टर। देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय उल्टे वाला बड़ा वेक्टर, कहने का तात्पर्य ये, अगर मैं v के साथ लगा दूं ऐसे तो हमारे पास बनेगा x1, कौन सा वाला लगाया अभी मैंने, ओह पहले दूसरे वाला निकाल रहे, कोई बात नहीं। याद रखना इनर प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होगा, स्केलर के साथ मत लगा देना, इतने तो समझदार हो ही तुम शायद, है ना। भाई साहब ये तो जीरो हो जाएगा, अलग अलग वाले जीरो होते हैं, सेम सेम वाले वन होते हैं। तो x2 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है ये वेक्टर और v वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बस ये है ना, इसको किसमें, ये कॉलम है ना, इसको रो में चेंज कर दो, 1/√2 1/√2 और v क्या था cd। तो हमारे पास बन गया c, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, c/√2 प्लस d/√2 c प्लस d/√2। x2 की वैल्यू मिल गई। x1 की वैल्यू क्या आएगी तुम खुद से करके देखना, x1 की वैल्यू आनी चाहिए, अब तो मैं गेस कर सकता हूं, ये सीधे वाले वेक्टर से करेंगे इस बार, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 होगा और उधर की साइड आएगी ये, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 और cd, आंसर आएगा x1 का क्या आएगा c/√2, इसको इससे, फिर इसको इसका मिल गया, c√2 कॉमन लेंगे, c माइनस डी आ जाएगा। तो इस वेक्टर को लिखा कैसे जा सकता है, तो इस वेक्टर को लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, v इज इक्वल टू c माइनस d/√2 और ये वाला वेक्टर प्लस c प्लस d/√2 ये वाला वेक्टर। दिस इज द वे टू राइट दिस वेक्टर यूजिंग दिस बेसिस। इसका मतलब हमें इतने सारे वेक्टर पढ़ने की क्या जरूरत है, बेसिस एलिमेंट कितना बढ़िया कर देता है ना, सारे के सारे वेक्टर को बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये अलग अलग क्वांटम स्टेट्स रिप्रेजेंट कर सकती, सोचो इनफाइनाइट बेसिस है, एक क्वांटम पार्टिकल है हमारे पास, वो इनफाइनाइटली मेनी स्टेट्स में हो सकता है ना, और इनफाइनाइटली मेनी स्टेट्स में हो सकता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इनफाइनाइटली मेनी बेसिस वेक्टर से। और फिर यहां पे किसी भी एक बेसिस को लगा के देखो, वो तुम्हें आगे वाला नंबर दे देगा, शायद वो नंबर प्रोबेबिलिटी बताएगा उस स्टेट में होने की। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, है ना, है ना, है ना। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कर देता, मान लो वैसे कुछ भी रैंडम ले रहा हूं, यहां पे कुछ नंबर आ गया, लेटर से अल्फा, वो अल्फा से शायद यूज करके, ऑल्दो अल्फा नहीं, क्योंकि जो इनर प्रोडक्ट होता है उसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हमें रियल चाहिए, तो शायद इसका मैं स्क्वायर करूं, मुझे प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ मिल जाए, मिलेगी, यही होगा। तो एक पार्टिकल इनफाइनाइट स्टेट्स में हो सकता है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने डीप पढ़ लिया भाई साहब, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब अपने पास बेसिस वेक्टर्स हैं, और इनफाइनाइट स्टेट्स होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हम इनफाइनाइट जब वर्ड यूज करेंगे, अभी के लिए तो फाइनाइट यूज कर रहे हैं, स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं, जब इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे हिल्बर्ट भाई बचा लेंगे हमें, हिल्बर्ट भाई बताएंगे कंप्लीट स्पेस के बारे में, ठीक है, तब वो हमें बचा लेंगे।
अगर यहां पे n डायमेंशंस की बात होती तो कैसे लिखते इसको? बेटा इस बार तो तुम्हें बीच में पजल करके जाऊंगा, ये पूरी ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो हमारे पास बेसिस वेक्टर हैं, ठीक है, b1 b2 bn। एक वेक्टर को लिखना इसकी फॉर्म में, है ना। ये क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, एक हमने वेक्टर लिया फ्रॉम वेक्टर स्पेस, और वेक्टर को लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर है हमारे पास, लेटर से नंबर्स को मान लेते हैं, क्या माने नंबर को, a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, a1 b1 a2 b2 an bn। अब हमें क्या पता है, अगर मुझे इन्फिनिटली मेनी स्टेट्स है, मेरे को तो पहली स्टेट में देखना पार्टिकल है या नहीं, तो मैं यहां पे ये लगा दूंगा a1, क्योंकि ये a1, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे लगा दूंगा b1, क्योंकि b1 के साथ इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा ना बड़ा वेक्टर, b1 के साथ 1 बना देगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, मुझे मिलेगा a1 का यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, रैपर तो मैं बन सकता हूं, a1 का यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जो कि मुझे बताएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल बीइंग इन दैट स्टेट। स्टेट का मतलब पोजीशन नहीं, कोई भी स्टेट हो सकती है, एनर्जी की स्टेट हो सकती है ना। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, मल्टीप्लाइंग नहीं, इस बार मैं तुम्हें देके जाना चाहूंगा ये, चाहे तुमने मल्टीप्लाई लिख ही लिया हुआ। फाइनल आंसर आएगा, खुद से दिमाग लगाना, a1 की वैल्यू आएगी, पहले एक बार खुद भी देख लूं, है ना, a1 की वैल्यू आएगी ये, और फिर साथ में b1, खुद से करके देखना इस बार, और a2 की वैल्यू आएगी b2 साई। लो भाई, हमने सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स भी उड़ा दिए, एंड दिस इज आवर फाइनल रिप्रेजेंटेशन। अब तुम कोई भी बेसिस लेके आओ, उसके टर्म्स में इसको लिख सकते हो। ये जो आगे एलिमेंट लिखा है, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, बता ही देते हैं, अब तुम में भी क्या ही इतना सस्पेंस में रखना। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताने में हेल्प करेगा। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बताता है इसका स्क्वायर, या कुछ ऐसे उल्टा करोगे तो तुम्हें याद है ना, एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है कॉन्जुगेट वाली, ये बताएगा तुम्हें प्रोबेबिलिटी, ये बताएगा तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ साई जंपिंग टू b2 लिया मैंने, b2 वेक्टर। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज का यूज करके इसको, अगर तो ये रियल नंबर हुआ तो इसका सिंपल स्क्वायर कर दो, कॉम्प्लेक्स हुआ तो तुम्हें पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉन्जुगेट के स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर ये रियल नंबर हुआ तो मान लो रियल नंबर है, इसको स्क्वायर करो, वो स्क्वायर से हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो भी स्टेट है पार्टिकल की, अभी तो कई सारी स्टेट्स में एक साथ ही है पार्टिकल। अब सोचो कितना लीनियर अलजेब्रा मैच हो रहा है ना क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, कितना बढ़िया सटीक बैठ रहा है कि एक पार्टिकल कई सारी स्टेट्स में हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने यहां पे लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है ऑफ अ पार्टिकल बीइंग इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। लेकिन जैसे ही तुम यहां पे b1 वेक्टर लगाओगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी, पहली टर्म 1 आ जाएगी, बाकी सारी 0, और ये जो आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा इसका स्क्वायर करके, या फिर इसका यूज करके, अगर तो रियल हुआ तो स्क्वायर कर देना, या फिर इसका यूज करके तुम बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन दैट स्टेट, बीइंग इन दैट स्टेट। मजेदार चीज थी ना। अब कितनी बढ़िया से एकदम विजुलाइज कर पा रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स को। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। ये बताएगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ साई जंपिंग टू दिस स्टेट। बताना भी तो होगा ना कौन सी स्टेट। तो जैसे वो स्पिन वाली बताई थी, अप डाउन, वैसा कुछ। तो उसके जो आगे नंबर लिखा था ना, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, ये मतलब था उसका। मेरे ख्याल से यहां तक हम बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें यह भी पता लग गया बेसिस का मतलब क्या होता है, स्पैनिंग सेट। बेसिस का मतलब स्पैनिंग सेट। बेसिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। अब तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पक्का पता लग ही रही होगी। इंपॉर्टेंस तभी पता लगती है जब कोई चीज चली जाए। है तो बड़ी डीप बात बोल दी मैंने, समझ गए ना, बढ़िया। लाइफ लेसन, अगर मान लो
अ सेट ऑफ वेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज एक और, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, बेसिस के लिए या तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन होती है और या फिर वो स्पैन कर रहा होना चाहिए और साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे कुछ अजीब बोला था ना, वो अजीब आने वाला, मैंने कहा था ना ऐसे छोड़ के नहीं जाता हूं बीच में। अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 वेक्टर, v1 v2 अप टू सो ऑन, दे आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, नहीं करने चाहिए डिपेंड, याद रखना। डिपेंड करेंगे तो दे आर नॉट, दे कैन नॉट फॉर्म बेसिस। बेसिस के लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के। 1 0 और 0 1 दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनका इनर प्रोडक्ट 0 आता है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, आना चाहिए ना, ठीक है। अलग अलग वेक्टर्स का a set of vectors is linearly dependent if there exist c1, there exist scalars c1 c2 up to so on cn such that रुक जाओ, at least one is non-zero, at least one of them is non-zero, देन लीनियरली डिपेंडेंट। इसको कब बोलेंगे, लिख लेना इसको तुम फुल फॉर्म में, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट, समझ गए ना, बढ़िया। तो C1 V1, C2 V2 अप टू सोन C3 सॉरी Cn Vn इज इक्वल टू 0। अगर मान लो ये आगे वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये 0 नहीं है, एटलीस्ट एक इनमें से 0 नहीं है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर क्योंकि सबके पावर 1 है, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन फिर भी 0 आ गया, मतलब दे डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। बट अगर मान लो तुमने ऐसा किया C1 V1 C2 V2 अप टू सोन Cn Vn, ऐसा कुछ किया, आंसर 0 आ गया, इवन दो नहीं, रुक जाओ, मेरे को अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दो। आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया, तभी आंसर 0 आया जब ये सारे के सारे कांस्टेंट्स 0 थे, तभी आंसर 0 आया, वरना आंसर 0 आ ही नहीं रहा था। तब हम इन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपस में कोई लेना देना नहीं है भाई साहब इनका, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं तुम्हें आज एक चैलेंज देता हूं, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, A1 1 0 प्लस A2 2 0, ऐसा सॉरी 0 1, ऐसे मुझे नंबर बताओ A1 A2 सच दैट इसका आंसर 0 0 आ जाए, बता दो। फाइंड A1 एंड A2 सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। चैलेंज कमेंट बॉक्स में बता देना, बता देना, मैंने कहा था ये 0 आंसर इसका तभी आ सकता है when A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो बेसिस वेक्टर में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आज मैं तुम्हें एक और वर्क देता हूं, मैं क्वेश्चन कहीं लिख के तो आया था, ढूंढना पड़ेगा, देखता हूं, रुको। कहने का मतलब है 2 - 1 3 2 4 3। आंसर तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले में ही बताऊंगा इसका, बट इसको चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंस इसकी। कैसे करते हैं, C1 2 - 1 C2 3 2 C3 4 3। आंसर क्या आना चाहिए, 0 0। दोनों साइड कंपेयर करके देख लेना, अगर इनमें से एक भी चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर इनमें से एक C1 भी नॉन 0 आ गया, C1 C2 C3, अगर इनमें से एक भी नॉन 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये सारे के सारे 0 हुए, इसका मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था वेक्टर्स का। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना कि बहुत जल्दी से ही बता के मैं चला गया हूं, ऐसा नहीं है। आई विल टॉक ऑन दिस मोर बट इन नेक्स्ट लेक्चर, इस चीज का ध्यान रखना। बट लीनियरली इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बेसिस को मैथमेटिक्स वाले कहते हैं, एक तो स्पैन करना चाहिए, पूरे स्पेस को जनरेट कर सकता है। सिर्फ बेसिस का यूज करके मैं सारे के सारे वेक्टर लिखने की ताकत रख सकता हूं, स्पैनिंग सेट। मैं सिर्फ बेसिस का यूज करके
पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स लिख सकता हूं, पहली कंडीशन, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमारे लिए ये चीज थोड़ा सा ज्यादा ही डीप हो जाएगी, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने आए, हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाने आए हैं, ऑल दो पढ़ मैथमेटिक्स ही रहे हैं 4 लेक्चर से, बट फिर भी हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी यूज करेंगे इसकी जगह, हम यूज करेंगे इसकी जगह ऑर्थोनॉर्मेलिटी, हमारे लिए उससे काम चल जाएगा। ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ऑर्थोगोनल प्लस में नॉर्मलाइजेशन। एक और चीज बताएं, एक और चीज बताएं, ये तो बता ही रहे, बस जाते जाते बढ़िया बातें बता के जाएंगे तुम्हें। एनी टू सेट्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, एनी टू सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एनी टू सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स विच स्पैन द वेक्टर स्पेस, एनी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स विच स्पैन द स्पेस, मतलब वो बेसिस की बात हो रही है, अगर दो अलग अलग बेसिस पूरे स्पेस को जनरेट कर रही हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई ये ना मैथमेटिक्स के मैंने लेक्चर एक बार बनाए थे तो उसमें प्रूफ भी कराया था, हम भाई पे विश्वास है ना, मान लो ऐसा होता है। अगर दो तुम मेरे सामने बेसिस लेके आ गए, अलग अलग बेसिस, एक वेक्टर स्पेस की कितनी बेसिस हो सकती हैं? देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉसिबिलिटीज, ये भी बात लिख लो। फॉर वन वेक्टर स्पेस देयर कैन बी इनफिनिटली मेनी बेसिस वेक्टर्स, सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस की कितनी बेसिस हो सकती हैं? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस वेक्टर्स, इनफिनिट हो, but they all have same number of elements। अभी मैंने तुम्हें बताया ये वाला, और एक नीचे था, एक ये बेसिस बताई थी, एक मैंने तुम्हें बताई नीचे और ऊपर वाली, और एक मैंने तुम्हें बताया है ये और ये। इनमें एक सिमिलैरिटी देखी, सिमिलैरिटी ये थी कि तीनों में दो ही बेसिस एलिमेंट थे, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है, तीन अलग अलग बेसिस है। मान लिया एक स्पेस की बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। और एक लास्ट बात जो बताना चाहेंगे तुम्हें, वो है कि जितने भी बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इसमें 2 थे तो 2 डायमेंशनल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस सेट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, फोटॉन्स को यूज करते हैं जिनकी 2 ही स्टेट्स है ना, जिनमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, ऐसे चीजें हम यूज करते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो उसका डायमेंशन मतलब उसके बेसिस वेक्टर में कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं उसके बेसिस वेक्टर में। दिस इज द थिंग। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे, है ना? बात समझ गए पक्का? ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे करके मत लिख लेना, ठीक है? एक चीज हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब होता है कि अगर तुम ऐसे लिख रहे हो किसी बेसिस को, तो अपनी मर्जी से उसको ऐसे नहीं लिखना है। दिस इज नॉट ट्रू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मेजर कर रहा हूं, मैंने अपरेटस को ये रहा, ये अपरेटस है, मैंने इसको ऐसे रखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली बेसिस। मैंने ऐसे कर दिया तो बेसिस भी चेंज हो जाएंगे, बेसिस भी उल्टी हो जाएंगे। अब समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं अपनी मर्जी, इसका कुछ और मतलब है, इसका कुछ और मतलब है। समझ पा रहे हो? मैंने सिर्फ एक एनालॉजी दी है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बहुत केयरफुली चीजों को डिफाइन करना चाहता हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है?
तो ये है अपने पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, लेंथ ऑफ वेक्टर को एक और बार पढ़ेंगे, और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, और आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, जैसे इस लेक्चर में आया था। मुझे तो बहुत मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।